तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में। तो दोनों को हम बेहतरीन तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे और लाज शर्म को तो त्याग देना है, क्योंकि जब तक हम शर्म करेंगे तब तक बायोलॉजी हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो शर्म को तो बिल्कुल घोड़ के पी जाना है और पूरा ये जो जानकारी ना आराम से ले लेना है। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम समझ लेते हैं वो भैया हम मादा जनन तंत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास मादा जनन तंत्र है, यानी लड़कियों के जनन अंग हैं। तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं। फिर उसके बाद नर जनन तंत्र यानी लड़कों के जनन अंग के बारे में हम समझेंगे। दोनों को डिटेल से समझेंगे, इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ लिया है ना, सारा डिटेल जो मैं आपको बता सकूँ इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मादा जनन तंत्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंडाशय, यहाँ भी अंडाशय है। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि टोटल कितने अंडाशय होते हैं, तो आप कहेंगे 2 अंडाशय होते हैं, एक ये अंडाशय एक ये अंडाशय हैं। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी या अंडवाहिका या फिलोपियन ट्यूब या फिलोपियन नलिका, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो लड़कियों में कितने अंडाशय, तो आप कहेंगे 2 अंडाशय। ठीक है, ये हमारे पास गर्भाशय है जो केवल एक ही होता है। ये हमारे पास योनि होता है और इसके ठीक ऊपर हाइमन होता है। ठीक है, तो इन सभी को हम डिटेल से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीरियड साइकिल को। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई लड़की एमसी में है या पीरियड में है तो वो कितना दिन के बाद अगर वो रिलेशन बनाती है, सेक्स संबंध बनाती है, तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसके बारे में समझते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान से रखना, नहीं तो फिर आपको झेलना पड़ जाएगा, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम समझाते हैं। मान लो कि अगर कोई लड़की 1 तारीख को क्या हुआ, उसका एमसी चालू हुआ, पीरियड हुआ, तो 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेके 7 तक, 1 से 7 तक क्या होता है भैया, अगर इसमें संबंध वो बनाती है तो वो क्या होगी, वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस समय यानी 1 को पीरियड हुई वो, तो 1 से 7 तक के बीच में क्या होता है, ये अंडाशय जो है ना वो हमारा क्या तैयार करता रहता है, अंडाणु को तैयार करता रहता है। यानी 1 से 7 के बीच में क्या होता है भैया, अंडाशय जो है वो अंडाणु बनाता रहता है। ठीक है, यानी अंडाणु बना हुआ नहीं रहता है। इसलिए इसमें अगर वो सेक्स करती है या मतलब संबंध बनाती है तो वो कभी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन अगर 7 से फिर 7 से 14 इस बीच में वो संबंध बनाती है तो भैया सिक्योर है, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर 14 से लेकर के 21 तक प्रेग्नेंट हो जाएगी। उसके बाद 21 से भैया 28 तक इस बीच में नहीं होगी। इस बीच में क्या होता है, वो जो अंडाशय होता है, अंडाणु जो निकाला होता है, वो अंडाणु खराब हो गया रहता है। और फिर वही बात है, पीरियड के द्वारा ये जो अंडाणु निकला रहता है खराब होकर के पीरियड के द्वारा वो बाहर आ जाता है, फिर नया अंडाणु जो होता है वो बनने लगता है। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाता है। तो ये जो 2 हफ्ता है, यही 2 हफ्ता में सिक्योर होता है प्रेगनेंसी का। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इसमें नहीं हो सकता है और इसमें नहीं हो सकता है। मतलब 14 दिन सिक्योर है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और 14 दिन समझो कि नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो किसी किसी का 28 दिन में आता है, किसी किसी के 30, 32 ऐसे भी हो जाते हैं। इसको वो अलग बात है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। अब हम समझते हैं कि शिशु का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अंडाशय जो वो अंडाणु निकालता है, क्या है, अंडाणु निकालता है। और अंडाणु को मैच्योर होने में तकरीबन 1 हफ्ता लगता है, यानी 7 दिन लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रुका रहता है। जब पुरुष का ये जो शिश्न है योनि के द्वार में जाता है, तो योनि के द्वार में जाने के बाद यानी सेक्स संबंध बनाने के बाद उसमें से, शिश्न में से, यानी लड़के के ये जो जनन अंग है, इसमें से शुक्राणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शुक्राणु निकलते हैं। और शुक्राणु बहुत सारे निकलते हैं। लगभग एक बार में 7 ml शुक्राणु निकलते हैं और 7 ml में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। कितने? लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं, जिसमें से कुछ ऊपर की ओर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है ना। तो अब ये समझने वाली बात है, कोई एक ही शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु की ओर पहुंच पाता है। मान लो कि इस महीने में ये अंडा से अंडाणु निकाला,
इस महीने में निकाला तो इस महीने में ये नहीं निकालेगा, मतलब एक महीना ये निकालता है तो एक महीना ये निकालता है, कोई एक ही अंडाशय से जो काम करता है महीने महीने, ठीक है। अगर इस महीने में ये अंडाशय से निकाला अंडाणु तो ये अंडाशय नहीं निकालेगा, ठीक है, ये अगले महीने में निकालेगा, फिर ये नहीं निकालेगा। ऐसा होता है, एक एक महीना दोनों हेर फेर करके निकालता है। तो मान लो कि ये अंडाशय से अंडाणु निकाला तो अंडाणु निकाल करके यहाँ आ गया मान लो, ठीक है, अंडाणु, ठीक है। तो यहाँ से योनि के द्वार से शिश्न जाएगा और शिश्न से शुक्राणु निकलेंगे, लगभग 7 ml निकलते हैं शुक्राणु एक बार में, और 7 ml में लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं, ठीक है। उसमें से अगर इधर जाने वाला शुक्राणु तो इधर, क्योंकि अंडाणु तो है नहीं तो वैसे ही मर जाएगा, ऊपर जाएगा वैसे ही मर जाएगा, कोई एक ही पहुँच पाता है यहाँ पे, ठीक है, अंडाणु के पास। तो अंडाणु और शुक्राणु जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, उस मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, यानी अंडाणु और शुक्राणु को मिलने की क्रिया को जाइगोट कहते हैं या निषेचन कहते हैं, ठीक है। और यही कुछ समय के बाद जैसे हो जाता है, मिल जाता है, तो ये आकर के कहाँ, गर्भाशय में आ जाता है और ये भ्रूण का रूप ले लेता है। भ्रूण का मतलब देखो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ गर्भ में जो है वो बच्चा है, तो गर्भ में जब तक बच्चा रहता है उसे हम बच्चा नहीं कहते हैं, भ्रूण सिर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिला तो कहने का मतलब देखो, शुक्राणु और अंडाणु जो कहाँ पर मिलता है, तो अंडवाहिका में मिलता है, यानी फिलोपियन ट्यूब में मिलता है, ठीक है। और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, यानी निषेचन कहते हैं। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो अंडवाहिका में होती है, यानी इसी नलिका में होती है, अंडवाहिका कहो या फिलोपियन ट्यूब कहो, ठीक है, ये समझ लेना। और वही जाइगोट यानी निषेचन कुछ समय के बाद ये गर्भाशय में आ जाता है ना। और गर्भाशय में आने के बाद वो लगभग 9 महीना तक इस गर्भाशय में पलता है, ठीक है। और याद रखना कि अगर कोई लड़का है तो लड़का केवल 9 महीना पलता है, अगर लड़की है तो वो 9 महीना 10 दिन पलता है। यानी लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा दिन तक गर्भ में रहती, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादा अंग होते हैं, लड़का में कम होते हैं, इसलिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपने समझ लिया। अब हमें समझने वाली बात यह है कि हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको लेकर के हर एक युवक जो होते हैं ना वो अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। समझना, गौर से समझना भाई, हाँ, मैं आपको हंसी भी लगा दूंगा। जैसे योनि होता है, योनि द्वार जो होता है जिससे शिश्न जाता है इसके अंदर, तो योनि के ठीक ऊपर एक हाइमन करके झिल्ली होती है। हाइमन का अगर पूरा नाम कहा जाए तो योनि द्वार का झिल्ली कहते हैं, योनि द्वार का झिल्ली होता है, जिसमें क्या होता है, इसे अगर अपनी भाषा में समझो तो लड़का लोग कहते हैं ये सील, क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं, ठीक है, हाइमन को, ओके। जैसे सील टूट जाता है तो क्या होता है? ब्लड आता है, उसी तरीके से सील को ही हाइमन बोलते हैं। ये टूटने पर क्या होता है? ब्लड आता है। अब देखिए, हालांकि आजकल जो शादियाँ होती है लगभग 20 से लेकर के 20 साल से 22 तक, यानी 20 से उम्र मतलब अधिक के ही होती है, 18 से अधिक के ही होते हैं कि नहीं। तो ये जो भैया हाइमन होते हैं अर्थात जो सील होते हैं, ठीक है, ये बिना सेक्स के ही टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं? ज़्यादा अगर साइकिल चला लेते हैं या फिर पुलिस की तैयारी करते हैं, ज़्यादा काम उम करते हैं, सीढ़ी पर खूब चढ़ते हैं, तो ऐसे ही टूट जाते हैं जिससे ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आजकल का ये धारणा है, लड़का लोग कहेगा कि हाँ, फर्स्ट बार अगर रिलेशन बनाता है तो ब्लड आते हैं, अर्थात ये हाइमन जो है वो टूट जाता है। लेकिन अगर मान लो कि आप 20 से 22 साल की उम्र के लड़की से शादी करते हो तो उसका हाइमन ऑटोमेटिक टूटा रहता है। तो आप लोग समझ लेते हो क्या कि भैया इसका तो ब्लड आया नहीं, इसका हाइमन टूटा नहीं, इसका मतलब ये पहले से किसी और से मतलब सेक्स संबंध बनवाई हुई है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि उसका 13 से 14 साल में ही हाइमन टूट जाता है। कैसे? ज़्यादा आप काम करोगे, साइकिल वगैरह चलाओगे, 10 बार 20 बार सीढ़ी पर ऊपर नीचे करोगे, वैसे ही टूट जाता है, ठीक है। तो आपको वैसे अगर पता करना है कि हाइमन किसका बचा रहता है तो भाई 13 साल की लड़की से शादी कर लो, ठीक है। तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा इसके लिए, है कि नहीं। तो 20 साल से 22 साल की लड़की सबकी जो होता है हाइमन ऑटोमेटिक टूटा रहता है, ठीक है, काम किया रहता है, इतना हार्ड वर्क जो टूटा रहता है। तो आप लोग ये नहीं समझ लेना कि शादी की हो और उसका ब्लडिंग मतलब ब्लड नहीं आया यानी हाइमन नहीं टूटा, तो ये समझ लेना किसी और से वो संबंध बनाई हुई है, ऐसा मत समझना, नहीं तो आपको अच्छी खासी जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल नहीं दिक्कत, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गर्भाशय में लगभग 9 महीने बच्चे पलते हैं, तो गर्भाशय में जो बच्चा पलता है तो वो आखिर अपना भोजन पानी किससे लेता है? तो वो तो माँ के पेट में ही ले लेता है।
लेकिन माँ के पेट से जुड़ा होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से ही वो क्या करता है, वो अपना भोजन पानी करता है। जैसे बच्चे की नाभिक से जुड़ा रहता है वही प्लेसेंटा होता है, ठीक है, उसी से भोजन पानी ऑक्सीजन वगैरह सब ले लेता है। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जुड़वा बच्चा पैदा कैसे होता है ना। जुड़वा बच्चा में भी होता है क्या कि किसी किसी का शकल अलग हो जाता है, किसी किसी का सेम होता है। तो मान लो कि कोई अंडाणु है, क्या है, कोई अंडाणु है बहुत सारे, या मान लो कोई एक अंडाणु है यहाँ पे, ठीक है, और अंडाणु में कोई 2 स्पर्म जाकर के इसमें इंटर करता है, कोई 2 स्पर्म इसमें इंटर करता है। तो अंडाणु में 2 स्पर्म गया, तो इसका मतलब जुड़वा बच्चा निश्चित है कि ये होगा, ठीक है। कभी कभी अंडाणु में क्या होता है, 2 स्पर्म जाकर के प्रवेश करता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि एक ही स्पर्म जाता है, बाकी सब मर जाता है। तो भैया कभी कभी क्या होता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि 2 स्पर्म जाके इसमें इंटर करते हैं, ठीक है। तो 2 स्पर्म गया इसमें तो 2 बच्चा होंगे, लेकिन दोनों स्पर्म जो है वो अलग अलग होंगे, तो अलग अलग बच्चे की शक्ल होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय से निकल करके 2 अंडाणु जो होते हैं इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, और इसमें एक स्पर्म जाकर के इंटर मार लेता है। तो ये दोनों में एक स्पर्म गया, तो दोनों में गया तो जुड़वा बच्चा होंगे, लेकिन दोनों का शकल एक ही होंगे क्योंकि एक ही स्पर्म है, इसलिए। तो आपने समझ लिया कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होगा तो बताना मुझे, ओके। अब हम समझते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो नर जनन तंत्र को हम डिटेल से समझते हैं। आप लोग फिगर बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते, ये हमारे पास जो देख रहे हैं ये मूत्र नलिका है, और ये मूत्र नलिका किडनी से ऊपर जुड़ा रहता है हमारे शरीर में। जो किडनी होता है वो फिल्टर करके मूत्र को भेजता है, और ये मूत्राशय में जमा रहता है। और जब ये मूत्राशय में ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो होता है ना दर्द होने लगता है। तो कहेगा अरे बाप रे बाप सुसु लगा हुआ है, मतलब ज़्यादा देर तक रोक लोगे तो सुसु लगा रहेगा, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि कुछ भारी भरकम है ना। और जब सुसु निकालोगे तो बहुत आनंद आएगा, है ना। जैसे कि देख सकते इसमें ये आकर के ये शीशन से क्या होता है भैया, सुसु निकल जाता है, बोले तो यूरिन निकल जाता है कि नहीं। अच्छा, तो समझते हैं ये हमारे पास मेन मुद्दा है। ये हमारे पास क्या है, ये जो है वृषण कोश है, और वृषण कोश के अंदर ही वृषण होता है यानी टेस्टिज होता है, ठीक है। ये जो गोलका देख रहे हैं ना, ये हमारे शरीर में 2 गोलका होता है, दोनों अंडा होता है, ठीक है। समझ रहे हैं, हल्का सा जाते होगे तो बुझाएगा कि प्राण चला गया ठीक है। तो ये हमारे पास 2 होते हैं वृषण, और वृषण का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। वृषण का क्या काम होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। और आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये जो है यानी वृषण जो है ये 2 टांगों के बीच लटका हुआ क्यों है ना, ये शरीर के अंदर क्यों नहीं रहता है। वो इसलिए कि ये जो भैया वृषण जो होता है ये 30 डिग्री से कम सेल्सियस तापमान रहता है, तभी शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अगर ये शरीर के अंदर चला जाएगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर का टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री होता है, इसलिए शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि भैया आपको पता है कि ये हमारे पास शुक्राणु का निर्माण कब करता है, ये 30 डिग्री से कम सेल्सियस तापमान में ही शुक्राणु का निर्माण करता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, दिमाग लगाया कि इसको 2 टांगों के बीच लटका देते हैं, है कि नहीं। तो इसको लटका दिया यानी शरीर से बाहर आ गया, है कि नहीं। इसीलिए ये काम करता है और सही से ये जो वृषण होता है क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तो इसमें से जो शुक्राणु जाते हैं, शुक्रवाहिका है जिससे शुक्राणु बह रही है, तो शुक्राणु जा करके सेक्स के दौरान इस होकर के बाहर निकल जाता है कि नहीं शुक्राणु। और ध्यान रखना कि आगे आकर यहाँ से आगे आकर के सुसु का रास्ता यानी यूरिन का भी रास्ता यही है, और उसके बाद क्या है भैया, शुक्राणुओं का रास्ता भी यही है। तो भैया दोनों को मतलब दोनों सही से काम कैसे करता है, तो वो काम करता है प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण, ठीक है। जब हमारा अगर शुक्राणु आता रहता है तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, मूत्र नलिका को बंद कर देता है, ये शुक्रवाहिका को खोल देता है। और जब सुसु आता है, जब सुसु आता है यानी पेशाब जो आता है, तो ये क्या करता है, शुक्राणुओं के रास्ता को बंद कर देता है, और यानी शुक्रवाहिका के रास्ता को बंद कर देता है और पेशाब वाला रास्ता ये खोल देता है, ठीक है, जिससे आ जाता है। कभी कभी प्रोस्टेट ग्रंथि अगर ये कमज़ोर हो जाता है तो होता है कि पेशाब के साथ शुक्राणु भी बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, तो उसको डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए। और ये मतलब घटना कब होता है, मतलब समझो ये कमी कब होती है, कब होती है, जब लड़के लोग ज़्यादा इसको पकड़ के हिला लेते हैं, मतलब हस्तमैथुन कर लेते हैं, तब ये जाकर के प्रोस्टेट ग्रंथि कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर हो जाने के बाद मतलब बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रोस्टेट
कैंसर भी हो जाता है, आपको सेक्स संबंध में बहुत परेशानी होगी, है कि नहीं। जितना तक जाना चाहिए उतना तक नहीं जा पाओगे, है कि नहीं। जैसे कि अगर मान लो कि प्रोस्टेट ग्रंथि अगर कमज़ोर हो जाता है तो आपका सेक्स रिलेशन संबंध जो होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, जिससे आपका मतलब खराब हो जाएगा रिलेशन। इसलिए इसको मजबूत करो, तो मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करो, हस्त मैथुन मत करो, ठीक है। इस बात को आपने समझ लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब बात आती है भैया कि ज़्यादा ऐसे हो जाता है। अच्छा, आप समझते हैं भैया, इसमें तो 2 गो रहता है, वृषण 2 गो ना रहता है, 2 गोल का गोली, है ना। एगो के काट को हटा दिया तो वो क्या, वो उसे क्या होगा, तो भैया वो भी शुक्राणु निकाल सकता है, लेकिन 7 ml से कम शुक्राणु निकालेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक पर भी वो काम कर सकता है, यानी वो सेक्स संबंध कर सकता है ना। लेकिन वही है कि स्पर्म की जो संख्या मतलब संख्या होगी वो कम हो जाएगी, यानी 20 लाख से कम हो जाएगी। बोले तो 7 ml था, एक बार में शुक्राणु निकलता है, तो 7 ml से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपने ये दोनों को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।